हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपकी परीक्षा चल रही है और फर्स्ट पेपर आपका हो चुका है। ये पेडागोजी ऑफ हिंदी आपका सेकंड पेपर रहेगा, जिसमें आज की क्लास में हम लोग 400 एमसीक्यूज क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है, पहले हम लोग अलग अलग क्लासेस में इनको डिस्कस कर चुके हैं और बहुत डीप में इनको डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन आज इस क्लास में ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, ठीक है, जिसमें बहुत फास्ट जो है इनको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के रूप में कम प्रभावी है? तो सबसे कम प्रभावी क्या है? देखिए, कहानी को शब्दशः दोहराना, किसी भी कहानी को वर्ड टू वर्ड दोहराना रट्टाफिकेशन हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चा अपनी बुद्धि या अपनी कल्पना का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर पाता, ठीक है। रट्टाफिकेशन इससे बढ़ता है, तो ये बहुत ही कम प्रभावी है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। किसके माध्यम से हम राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं? तो बच्चों में हम रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। रेखांकन मतलब होता है स्क्रिबलिंग करना और चित्रांकन मतलब ड्राइंग करना। इसके माध्यम से बच्चे के अंदर उसके हाथों की जो छोटी मांसपेशियां, जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, वो बेहतर होती हैं और बच्चे की जो राइटिंग है वो भी अच्छी होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। किस पर बल दिया है? तो स्किनर ने यहाँ पे अनुकरण पर बल दिया है, इमिटेशन पर बल दिया है। स्किनर कहते हैं कि बालक जो है वो अपने पेरेंट्स और अपने आसपास के लोगों को देख करके उनकी नकल करके सीखता है, ठीक है। अनुकरण यहाँ पे बेहतर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है। विकास क्या है? साध्य यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और साहित्य जो है ये उसका साधन है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। हमने पिछली क्लास में साध्य और साधन दोनों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया भी था, ठीक है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है इसमें? देखिए, तो यहाँ पे भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, रट्टाफिकेशन जो है कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य रट्टाफिकेशन नहीं है, कंठस्थ करना नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बाहर हो जाएगा। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? विविधता और संवेदनशील। कक्षा में भाषा की जो विविधता होती है, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, उनके प्रति संवेदनशील बनकर के उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, अक्षरों की पहचान, संदर्भ के अनुसार अर्थ या फिर पढ़ने का उद्देश्य। वो हो जाएगा अनुमान लगाना। ये पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे बेहतर है? वो है लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित होता है। कहने का मतलब है कि हमारी भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं, LSRW। L फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये क्या है? ये सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से एकदम कतई गुथे हुए हैं, जिसको इंटर रिलेटेड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं तो वे शब्दों की बनावट और अर्थ को भी समझते हैं, जो उन्हें लिखने में हेल्प करता है। ठीक वैसे ही जब बच्चे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो वे अक्षरों की पहचान, भाई लिख रहे हैं तो साथ में अक्षरों को भी पहचान रहे हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी पढ़ने का भी अभ्यास साथ में चल रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो इसमें बाल साहित्य सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है। कोई यहां से कई क्वेश्चंस आपके एज इट इज रिपीट होने वाले हैं, सेम टू सेम आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत डीपली, बहुत ठीक से समझिएगा। कोई एक भाषा डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कोई एक भाषा सभी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, बस उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो इसका सर्वाधिक संबंध पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, ठीक है।
क्योंकि बात किसकी हो रही है, उच्च प्राथमिक स्तर की। कक्षा 6 से 8 पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर से थोड़ा अलग और ज्यादा डीप हो जाता है। तो यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन, इस लेवल पर बालक सिर्फ पढ़ना नहीं सीखता, बल्कि वो जो पढ़ रहा है उसके पीछे का तर्क क्या है, और राइटर ने जो लिखा है वहां पे राइटर का पर्सपेक्टिव्स क्या है, और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको समझने की क्षमता भी विकसित करता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भाषा सीखने और सिखाने में सामाजिक अंतःक्रिया को हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और वाइगोत्स्की ने भी यही माना है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदी में कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी में कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों का संपूर्ण विकास करना, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। विद्यार्थी भाषण किसे कहा जाता है? विद्यार्थी भाषण, विद्यार्थी के द्वारा विषय को स्पष्टता से बोलना विद्यार्थी भाषण कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कक्षा शिक्षण में सामूहिक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सामूहिक यानी कि यहाँ पे टीम टीचिंग हो रही है, तो इसका उद्देश्य है समूह में सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देना। ओके, इससे क्या होगा, सहयोग की भावना बढ़ेगी, कोऑपरेशन। जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करना और मिलकर के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सीख लेते हैं। दूसरी बात है समर्थन, यहाँ पे ग्रुप में अधिक सक्षम बच्चे अपने साथियों की हेल्प करते हैं, जिससे पूरी क्लास का सीखने का जो लेवल है वो ज्यादा इंप्रूव होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है संवाद, कम्युनिकेशन, बातचीत, वार्तालाप। भाषा शिक्षण में सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य भाषा का अच्छा परिचय, ये सामान्य उद्देश्य हो गया। आप ग्रामर की समझ रखते हैं, लेखन कौशल का विकास हो गया, भाषा संरचना का अध्ययन हो गया, ये सब आपके विशेष हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भाषा के समर्थन में क्षमता विकसित करना। ठीक है, डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी जिसको कहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चा अलग अलग सिचुएशंस और कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात कह सके, दूसरों की बात समझ सके। और प्राइमरी लेवल पर भाषा के 4 जो कौशल होते हैं हमारे LSRW, उनका इस तरह डेवलप किया जाता है कि बालक भाषा की सहजता से उपयोग भी कर सके। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के साहित्यिक महत्व को समझाना। ठीक है, हिंदी भाषा की प्राथमिक शिक्षा के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे समृद्ध शब्दावली का विकास हो, वाक्य निर्माण का सही तरीका क्या होता है, और सही वर्तनी का लाभ भी बच्चों को समझाना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण कार्य में क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें साहित्यिक रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, संवादात्मक कौशल को विकसित करना है, विद्यार्थियों की भाषा संवेदनशीलता को भी बढ़ाना है। कुल मिलाकर यहाँ भी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। जो दीपक अपनी लौ को प्रज्वलित नहीं कर सकता, वह दूसरे दीपक को प्रकाशित कैसे कर सकता है? यह कथन किसका है? यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण हिंदी शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? तो वो हो जाएगा कोमल स्वर। क्यों? देखिए, जो हिंदी टीचर है विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर पैशेंस, धैर्य होना चाहिए, और अपने कार्य में दक्ष भी होना चाहिए। लेकिन कोमल स्वर, वो यहाँ पे कोई जो है कि गाना सुनाने या फिर संगीत कंपटीशन में नहीं आया है कि उसको कोमल स्वर चाहिए। उसकी आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए, बुलंद आवाज होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, है ना। हालांकि भाषा में मधुरता तो जरूरी है, लेकिन कोमल स्वर यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कहता है कि किस प्रकार की संवेदनशीलता और सहयोग एक अच्छे हिंदी शिक्षक की पहचान होती है? तो एक हिंदी शिक्षक की पहचान सहानुभूति से होती है। सहानुभूति एक शिक्षक को इस योग्य बनाती है कि वो विद्यार्थियों की कठिनाई, उसके अंदर जो हेजिटेशन है और जो उसका लर्निंग लेवल है उसको समझ सके। जब शिक्षक सहानुभूति रखता है तभी वो बच्चों के साथ वास्तविक सहयोग भी कर पाता है। उत्कृष्ट हिंदी शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्रेरणादायी। कैसा होना चाहिए? इंस्पिरेशनल टीचर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट्स के लिए यहाँ मैसेज कर सकते हैं आप। किस प्रकार का संबंध छात्र और शिक्षक के बीच एक अच्छे शिक्षण पर अधिक प्रभावशाली होता है? किस प्रकार का संबंध? तो वो आपका संवादात्मक संबंध होना चाहिए। एक अच्छे हिंदी शिक्षक की पहचान किस गुण से होती है? तो एक अच्छा हिंदी शिक्षक जो है संवेदनशील होता है, स्नेहपूर्ण व्यवहार करने वाला, और उसकी शैक्षिक योग्यता भी ठीक ठाक होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक पाठ को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी शिक्षण युक्ति उपयोगी होती है?
तो वह आपकी प्रश्नोत्तरी, रोचक कहानियां, स्पष्ट विवरण, ये सभी जो शिक्षण युक्तियां हैं वो उपयोगी होती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षक किस योजना को अपनाकर विद्यार्थियों को समझाने में हेल्प कर सकता है? किस योजना को अपना करके? तो वो लेसन प्लान को अपना करके बच्चों को समझाने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें पहले से ही टीचर सब कुछ तय कर लेता है कि किस टॉपिक को कितना समय देना है, कैसे समझाना है ना, सब कुछ पहले से फिक्स होता है। हिंदी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? स्पष्ट उद्देश्य। क्या होना चाहिए? उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। एक अच्छे हिंदी शिक्षक को किस प्रकार की प्रेरणा चाहिए जो छात्रों की अभिरुचि को बढ़ाने में सहायक होती है? तो उसको निरंतरता की प्रेरणा चाहिए। किसकी? निरंतरता की। हिंदी शिक्षण में उत्तम स्तर क्या होता है? हिंदी शिक्षण में उत्तम स्तर होता है समालोचना का। ये जो है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसको हम लोग हॉट्स भी कहते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। जब बालक किसी भी रचना को पढ़ करके उसका एनालिसिस करता है, उसके गुण, उसके दोषों को परखता है और उस पर अपनी राय देता है, तब वो भाषा के मूल्यांकन के मूल्यांकन के स्तर पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। किस शिक्षण युक्ति में विद्यार्थियों के संवाद को बढ़ावा दिया जाता है? विद्यार्थियों के संवाद को बढ़ावा कहाँ दिया जाएगा? गतिशील शिक्षण में विद्यार्थियों के संवाद को बढ़ावा दिया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग शिक्षण को रोचक और समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है? तो वो है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज हम शिक्षण को रोचक और समझने योग्य बनाने के लिए करते हैं। टेक्नोलॉजी में आपका प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट, ऑडियो विजुअल सारी चीजें आ जाती हैं। किस योजना का प्रयोग पाठ के विकास में किया जाता है? तो वो है आपका पाठ योजना। इसका प्रयोग पाठ के विकास में किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। शिक्षा की किस विधि में प्रयोग करने के लिए टीचर्स को उदाहरण देने की आवश्यकता होती है? किस विधि में प्रयोग करने के लिए? तो वो है आपकी नवाचारी शिक्षण। ठीक है, यहाँ पे नवाचार का मतलब होता है कुछ नया करना, तो यहाँ पे टीचर्स को क्या करना होता है? उदाहरण देने की आवश्यकता होती है। एक सफल हिंदी शिक्षक किस गुण को ध्यान में रखता है? तो एक सफल हिंदी शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों की समझ को ध्यान में रखता है। शिक्षक किस उपकरण का प्रयोग करते हैं ताकि वे विद्यार्थियों को समझा सकें? तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं, बुक्स का भी यूज करते हैं, और जो बाकी छायाचित्र जैसे इमेजेस वगैरह हो गई उनका भी यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा कौशल विकसित करना। क्या होता है? भाषा कौशल, क्योंकि गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ने के लिए और समझना, बोलना, लिखना, ये सारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं इनको डेवलप करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की कौन सी विधि प्रयुक्त करते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है, यहाँ पे अर्थबोध शिक्षण विधि का यूज किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कविता मूल में जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? भारतेंदु जी का स्टेटमेंट है। गद्य शिक्षण में विद्यार्थियों के कौशल कैसे विकसित किए जाते हैं? तो यहाँ पे पठन और समझ के माध्यम से, लेखन, बोलचाल के माध्यम से, समालोचना, विचार विमर्श के माध्यम से जो है कौशल विकसित किए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गद्य शिक्षण में सामग्री का चयन क्यों महत्वपूर्ण है? तो गद्य शिक्षण में एक तो प्रेरणादायकता के लिए और समझ, रुचि के लिए, सारांश के लिए, इन सभी के लिए जो है गद्य शिक्षण में सामग्री का चयन इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इन सबको हमने बहुत डीप में समझाया है अपनी पिछली क्लास में। गद्य शिक्षण में उपयुक्त पाठ में किस तरह की गद्यें शामिल की जाती हैं? तो इसमें साधारण, साधक, विशेष, सम्मानित, रोचक, रोमांचक सभी प्रकार की गद्यें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संगीत में विचार को ही पद्य कहते हैं, यह किसका स्टेटमेंट है? कार्लाइल का स्टेटमेंट है। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कविता के रस और भाव को महसूस करना, क्योंकि कविता का मुख्य तत्व तो उसका आनंद और उसमें छिपे भाव होते हैं। एक टीचर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी कविता को पढ़ करके उसके रस का आनंद ले सके और कवि की भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। पद्य शिक्षण में शिक्षक किस तकनीक का प्रयोग करते हैं ताकि विद्यार्थियों का ध्यान रखा जा सके? तो वो यहाँ पे कविता के उच्चारण का ध्यान रखते हैं। पद्य शिक्षण में किस विषय का ध्यान रखा जाता है? तो पद्य शिक्षण में विषयवाचक, भावार्थ, शब्दार्थ, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर।
व्याकरण की शिक्षा का उद्देश्य बालक की भाषा को वैज्ञानिक रूप से देखने में प्रवीण बनना होना चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा है एन पोकाक ने। ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार प्रभावी पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जो प्रभावी पाठ योजना होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, जिसमें हम जरूरत के अनुसार समय पर बदलाव भी कर सकें उसमें। आरसीएम मॉडल में शिक्षण विधियों का चयन किस पर आधारित होता है? तो आरसीएम मॉडल में शिक्षण विधियों का चयन शिक्षण उद्देश्य और सामग्री पर निर्भर होता है। आरसीएम मॉडल में शिक्षण सामग्री का चयन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे पाठ के उद्देश्य और छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर सामग्री का चयन किया जा सकता है। जैसा हमारा उद्देश्य और जैसी बच्चों की आवश्यकता है उस हिसाब से हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं। आरसीएम मॉडल के अनुसार उद्देश्य निर्धारण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य निर्धारण का उद्देश्य होता है आपका छात्रों की सीखने की दिशा निर्धारित करना, डायरेक्शन ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार प्रभावी पाठ्य योजना निर्माण में अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे अध्यापक को सभी छात्रों की सीखने की शैलियों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन बालक किस स्टाइल से सीख रहा है, किस शैली में सीख रहा है, क्योंकि कुछ सुनकर सीखते हैं, कुछ समझ करके, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से सीखते हैं, कुछ डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। तो हर बच्चे का सीखने का स्टाइल अलग अलग होता है। आरसीएम मॉडल में पाठ्य योजना का पहला चरण क्या है? तो आरसीएम मॉडल में पाठ्य योजना का पहला चरण उद्देश्य निर्धारण होता है। क्या होता है? उद्देश्य निर्धारण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 56 से आपके सामने कहता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में समझना स्तर पर क्या किया जाता है? तो समझना जो स्तर है यहाँ पे जानकारी की व्याख्या और उदाहरण दिया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार प्रभावी पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की रुचि बढ़ाना। सतत और व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में सह शैक्षणिक गतिविधियों का महत्व क्यों है? यह छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं। ग्रेडिंग और अंकन प्रणाली में क्या अंतर है? इसमें अंतर है, ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेड मिलते हैं, अंकन प्रणाली में अंक मिलते हैं। वेरी सिंपल। सीबीसीएस में क्रेडिट का तात्पर्य क्या है? क्रेडिट का तात्पर्य किसी कोर्स की पढ़ाई के लिए आवश्यक समय। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। सीबीसीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता देना। हिंदी शिक्षण में आईसीटी सूचना एवं संचार तकनीक का क्या महत्व है? तो यहाँ पे शिक्षण को प्रभावी, सुलभ और रोचक बनाता है, यही आईसीटी का यूज है, इंपॉर्टेंस है। सीसीई में मूल्यांकन के कौन कौन से घटक शामिल हैं? तो इसमें मूल्यांकन के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक घटक शामिल हैं। शैक्षणिक क्या होते हैं, सह शैक्षणिक क्या होते हैं, पहले हमने खूब समझाया है, ये जो हमने पहले क्लास कराई थी। ठीक है, चलिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सी तकनीकें उपयोगी होती हैं? तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत ध्यान, पुनः शिक्षा और अतिरिक्त अभ्यास कार्य इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की शिक्षा से संबंधित कमजोरियों को पहचान करके उन्हें दूर करना। ई लर्निंग हिंदी शिक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो जो इंटरनेट लर्निंग है यह शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देता है। ब्लेंडेड लर्निंग का तात्पर्य है यहाँ पे कक्षा और ऑनलाइन शिक्षण का संयोजन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन आपका प्रारंभिक मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन, ये सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, मतलब बालक के हर पहलू, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, हर तरीके से बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली में कितनी ग्रेड श्रेणियां होती हैं? तो इसमें 5 ग्रेड श्रेणियां होती हैं। इतनी बात क्लियर है। हर्बर्ट की 5 चरण विधि का पहला चरण होता है तैयारी। हर्बर्ट ने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए 5 चरणों की, कितनी 5 चरणों की एक प्रक्रिया दी, जिसे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली कहा जाता है, जिसमें आपका तैयारी या प्रस्तावना सबसे पहला चरण होता है। हर्बर्ट के शिक्षण मॉडल का अंतिम चरण क्या होता है? तो इसका अंतिम चरण होता है अनुप्रयोग। क्या होता है सर? अनुप्रयोग। ठीक है, जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। सीखे गए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए विद्यार्थी उसका नई सिचुएशंस में अभ्यास या प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, आगे बढ़िए। देखिए, कहता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में अनुप्रयोग स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जाता
है तो सीखी गई जानकारी को नए संदर्भ में प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के विचारों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसने दिया? यह कथन स्वीट महोदय ने दिया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल किसको कहा गया है? तो संक्रांति काल आदिकाल को कहा गया है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। यह विश्व के हृदय तंत्र की झंकार है, जिनके सस्वर में अभिव्यक्ति होती है। यह कथन किसका है? यह सुमित्रानंदन पंत का स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन भाषा की विशेषता नहीं है इसमें? तो वो भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर जाती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती है। शुरुआत में भाषा का रूप बहुत साधारण और स्थूल होता है, तो ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती है। फिर हम इसमें बहुत बारीक चीजों को बाद में समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। यह कथन किसका है? यह कथन मार्टो ए पाई का है। किसका स्टेटमेंट है? मार्टो ए पाई का है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव ने भारत को निश्चय ही विश्व के सब देशों में अत्यंत अज्ञानी बना दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका एनी बेसेंट का है। किसका हो जाएगा? एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है। माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी गई सहज बोली का परिष्कृत रूप क्या कहलाता है? सहज बोली का परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाता है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि अनुकरण होती है, बच्चा नकल करके सीखता है। शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? मातृभाषा। क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट कलराज का है। मातृभाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका ज्ञान स्वाभाविक रूप में हो जाता है। मातृभाषा शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है। यह छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करती। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषाओं से। मातृभाषा की शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मातृभाषा शिक्षण पर हमारे विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास निर्भर है। यह कथन किसका है? यह रायबर्न का स्टेटमेंट है। प्रादेशिक भाषा शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में भाग 17 के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह अनुच्छेद आपका इसमें 45 भी है, 46 भी है, 47 में, इनमें सभी में किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी के साथ में चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। पुस्तक उठा दो, इसमें क्या है? तो इसमें देखिए निश्चयवाचक विश्लेषण भी है, और मैंने पहले ही बताया था कि ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। हालांकि ऑप्शन इसमें ए को ही सही माना गया था। मातृभाषा का सिद्धांत है। मातृभाषा का सिद्धांत है, इसमें क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण, उपयोग सभी, तो इसमें सारे ही आ जाते हैं, क्योंकि मातृभाषा में क्या है? क्रियाशीलता, एक्टिविटी। देखिए, भाषा सीखने में छात्र की सक्रियता बहुत जरूरी है। जब तक बालक एक्टिव नहीं होगा तब तक आप उसको सिखा नहीं सकते। भाषा ये क्या, कुछ नहीं सिखा सकते जब तक बालक एक्टिव नहीं होगा। और इसमें प्रयास, प्रैक्टिस, भाषा क्या है? एक स्किल है, जिसे जितना अधिक बोला या सुना जाएगा उतना ही आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। अनुकरण है, क्योंकि जब आप दूसरे को बोलते हुए सुनते हैं तो आप उसका अनुकरण करके भाषा सीख रहे होते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे जरूरी हैं। पाठ को रुचिकर बनाने के लिए हिंदी अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हिंदी अध्यापक को यहाँ पे श्रव्यदर्शी उपकरण का उपयोग करना चाहिए, चित्र, उदाहरण इन आदि के माध्यम से सिखाना चाहिए, खेल और क्रिया के द्वारा भी बच्चों के इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यह कथन किसका है? यह थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट है। भाषा शिक्षण का अंग है। कैसा अंग है? तो भाषा शिक्षण का किस प्रकार का अंग है? यह ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों ही प्रकार का अंग है, क्योंकि इसमें ग्रहण भी होता है, रिसेप्शन, इनपुट होता है, मतलब भाषा को स्वीकार करना या समझना। हम दूसरों की बात सुनकर, यानी सुनकर या पढ़ करके जानकारी प्राप्त करते हैं, इसे ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। फिर अभिव्यक्ति है, मतलब अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, है ना। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी है वह राइट हो जाएगा। भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, किसका विचार है? तो ये जो स्टेटमेंट है वह जॉन लॉक का स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, सीबीसीएस का पूरा रूप होता है यहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो जाएगा। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता था? सर्वाधिक महत्व यहाँ पे टीचर को दिया जाता था, और शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। मातृभाषा शिक्षण की जो शिक्षण की विधि क्या हो जाएगी? मातृभाषा शिक्षण की विधि हो जाएगी आपकी अनुकरण, व्याकरण, अभ्यास, इन सभी के माध्यम से भाषा सीखी और सिखाई जा सकती है।
व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? आगमन और निगमन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? आगमन निगमन। क्वेश्चन कहता है कि खेल विधि को निश्चित रूप से किसने प्रदान किया है? खेल विधि को फ्रॉबेल ने दिया है। निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो वो आपका कृत्रिमता का सिद्धांत भाषा सिद्धांत का नहीं है, क्योंकि स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और प्रयत्न का सिद्धांत ये सभी क्या है? ये सभी भाषा के सिद्धांत है। कृत्रिमता का सिद्धांत यहाँ पे बाहर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र में नहीं आएगा? इसमें देखिएगा तो आपका अमूर्त से मूर्त की तरफ शिक्षण सूत्र में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे सबसे पहले उन चीज़ों को बेहतर समझते हैं जिन्हें वो देख या छू सकते हैं, जो उनके सामने प्रेजेंट होती हैं। अगर ये मूर्त से अमूर्त लिखा होता तब ये सही हो जाता। अमूर्त से मूर्त की तरफ हम नहीं जाते, हमेशा मूर्त से मूर्त की तरफ ही चलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? देखिए तो यहाँ तक 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब 2025 के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 2024 के हैं, बहुत फास्ट चलेंगे। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि इसमें आंसर 17 भी है और 18 भी है। हम लोग जो है इसमें 18 को मानते हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18। कई जगह इसका आंसर 17 भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। भाषा का प्रमुख कौन सा अवयव है? तो वो इसमें वर्ण, शब्द, पद, वाक्य ये भाषा के प्रमुख अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा नहीं है? वह आपकी अवधि हो जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी? किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? वह हो जाएगा रामचरितमानस। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ क्या होता है? छावनी का बाजार। क्या होता है? छावनी का बाजार। किस विधि में बिना मातृभाषा को माध्यम बनाए भाषा सीखी जाती है? वह है आपकी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी हो जाएगी? प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। उपभ्रंश या अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इन शिक्षण उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है? आपको पता है इनको ज्ञानात्मक पक्ष में रखा जाता है। जो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था 1956 में, ठीक है, 3 भागों में किया था, और पहला आपका ज्ञानात्मक आता है और ये ज्ञानात्मक के ही पक्ष है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया है? मेगर ने किया है सर। किसने? मेगर ने। पाठ्यवस्तु तथा उद्देश्य के आधार पर व्यावहारिक उद्देश्य के कितने प्रमुख तत्व होते हैं? तो इसमें आपका पाठ्यवस्तु के तत्व का स्वरूप निश्चित करना, उद्देश्य का निर्धारण करना, समुचित क्रिया का सूची में चयन करना, सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे हमारे राइट हो जाएंगे। शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सही नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये आपका यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। अविकारी शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द आपके अवयव अविकारी शब्द कहलाते हैं। विधिवाचक वाक्य किस आधार पर वर्गीकृत हैं? तो ये आपके अर्थ की दृष्टि से वर्गीकृत हैं। निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? कोमल स्वर। शिक्षक को जरूरी नहीं है कि कोमल स्वर होने चाहिए। हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी भाषा का स्वर्णकाल आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत डीप में हमने समझाए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है 1900 ईस्वी से माना जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? देखिएगा, भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर जाती है, ये यहाँ पे विशेषता नहीं है, क्योंकि भाषा हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती है। शिक्षा का सर्वोत्तम साधन जो है वह मातृभाषा होता है। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किस विद्वान ने लिखा है? तो वो है कामता प्रसाद। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता सुकरात हैं, नो डाउट, ठीक है। नोट्स के लिए यहाँ मैसेज कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? अभिनय वाचन का आधार नहीं है, ये तो एक एक्टिंग है, एक रोल है, ठीक है, और भूमिका है। भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है। किससे? व्यक्त ध्वनियों से। उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? यह आपका अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण सूत्र के अंतर्गत
आता है। कक्षा शिक्षण के दौरान प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग जो है यह पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आता है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे प्रशंसात्मक शब्दों का यूज कर रहे हैं। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दे दिया, तो आपने उससे कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये जो होते हैं ये प्रशंसात्मक शब्द होते हैं। ये हमारा रीइंफोर्समेंट स्किल के अंतर्गत आता है। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? अभिभावक संप्रेषण का घटक यहाँ पे नहीं है। निम्न में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन हेतु सर्वाधिक प्रमुख है? तो वह आपका विषय वस्तु की प्रकृति हो जाएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना उदाहरण है। ये किसका है? ये अभिप्रेरणा एवं रुचि के सिद्धांत का उदाहरण है। इनमें से कौन ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो वो आपका उपचारात्मक जो है, यह ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य नहीं है। बाकी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये ब्लूम के ही शैक्षिक उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। कौन नहीं है? तो इसमें आपका जो रेडियो है वह दृश्य श्रव्य नहीं है, ये सिर्फ श्रव्य है, सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसमें शिक्षण की प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्थान ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो वह है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अध्यापन कौशल में विकास, यानी कि टीचिंग स्किल्स डेवलप करना। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग होता है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में। कहाँ होता है? शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में। निम्न में से कौन सी आगमनात्मक की स्वाभाविक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? परिकल्पना से निष्कर्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। सभी पक्षी पंख रखते हैं, कबूतर के पंख हैं, ऐसा विचार करने का तरीका है। ऐसा विचार आपका निगमनात्मक विचार के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? निगमनात्मक विचार के अंतर्गत। यदि एक विद्यार्थी हिंदी विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि हिंदी की किस विशेष शाखा में वो कमजोर है, इसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम निदानात्मक विधि का प्रयोग करेंगे कि आखिर वो कहाँ कमजोरी है उसकी। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन होता है। पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य जो हैं ये पाठ्य योजना के भाग नहीं होते हैं। प्रभावी पाठ्य योजना के क्रियान्वयन हेतु पहली आवश्यकता जो है वह विषय वस्तु के ज्ञान का होना। ठीक है। निगमन विधि का उपयोग है, निगमन विधि का उपयोग सूत्र की स्थापना करना है। क्वेश्चन कहता है कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? बजट बनाने का काम अध्यापक का नहीं है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री जो है वह आपकी प्रत्यक्ष अनुभव जो है यह सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। मौलिकता मापन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न इसमें हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न। ओके। इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक कौन है? इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक मॉरिसन है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक हैं, वो हो जाएंगे ब्लूम। कौन हो जाएंगे सर? ब्लूम। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि ध्वनि साम्य विधि हो जाएगी। कौन सी? ध्वनि साम्य विधि हो जाएगी। वाचिक अभिनय में किया जाता है तो इसमें विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, यानी कि अलग अलग प्रकार के बालकों द्वारा पात्रों के रूप में, कि मतलब किसी कैरेक्टर के रोल में आकर के आप उसका डायलॉग बोल रहे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। फ्रोबेल के अनुसार लेखन का प्रारंभ करना चाहिए, पढ़ना लिखना साथ साथ चलना चाहिए, ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। उत्पादक कौशल में किसका समावेश होता है? इसमें संभाषण और लेखन का समावेश होता है। श्रवण और पठन है, यह ग्रहणशील कौशल है, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ों को ग्रहण कर रहे होते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से उच्चरित ध्वनियों को क्या कहा जाता है? उच्चरित ध्वनियों को यहाँ पे वर्ण कहा जाता है। किस प्रकार व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो आपका इसमें जो वह है वह अर्ध स्वर के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन 57 कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श प्रकृति का है? स्पर्श में देखिए, स्पर्श व्यंजन में आपका देखिए जो का वर्ग होता है, जैसे क ख ग घ व, ये सारे ही हमारे जो है कि कंठ को स्पर्श करते हैं। फिर आपका ता वर्ग जो जाएगा, ता था दा धा ना, ये दांतों को स्पर्श करते हैं। फिर आपका पा वर्ग आ जाएगा जिसमें आपका पा फा बा भा मा, ये होठों को स्पर्श करते हैं। ये तीनों ही स्पर्श प्रकृति के हैं। ये जो है इसमें ये पूछना चाहिए था कि कौन सा व्यंजन स्पर्श प्रकृति का नहीं है, तब हम बताते हैं कि वह स्पर्श प्रकृति का नहीं है, क्योंकि ये तीनों स्पर्श प्रकृति के हैं। जो वह है ये हमारा अंतःस्थ व्यंजन है। क्या हो जाएगा? ये अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है।
तो स्पर्श प्रकृति के ये तीनों हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए हमने इसमें लिखा भी है ना, स्पर्श व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी जो है उसमें आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्गों के दो पहले व्यंजन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं अघोष व्यंजन। क्या? अघोष व्यंजन। अभिव्यक्ति, अनुभूतियों व मनोवेगों को व्यक्त करने के लिए किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? मौखिक भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहेंगे? स्किनर जो हैं ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, बिहेवियरिस्ट हैं। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग द्वारा दिया गया है? कोठारी आयोग द्वारा दिया गया है। अध्यापकों को गद्य शिक्षण के समय किन बिंदुओं पर ज्ञान देना आवश्यक है? तो शब्द योजना का ज्ञान देना आवश्यक है। स्मरण, तर्क, निरीक्षण तथा अभिव्यक्ति आदि के गुणों के विकास हेतु किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होता है? तो इसमें मातृभाषा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? यह आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? देखिए, यह शिक्षकों को समय और संसाधनों का संगठन करने में हेल्प करती है, ये इकाई योजना का लाभ है। यह विषय के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित महत्व देने में हेल्प करती है, वेरी गुड, ये भी है। यह विषय के लिए एक संरचित, अनुक्रमिक और वर्गीकृत सिस्टम तैयार करने में हेल्प करती है, ये भी यूनिट प्लान का ही लाभ है। यह छात्रों को उनके शिक्षा अनुभव का प्रबंधन करने में मदद करता है, नहीं, ये जो है इकाई योजना का लाभ नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सी निम्न विकल्प में एक बहुत विस्तृत और विशेष योजना है जो शिक्षा के इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम रणनीतियां और गतिविधियां और शिक्षण के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल करती है? वह है आपकी इकाई योजना, यूनिट प्लान। क्वेश्चन कहता है कि पाठ योजना के लिए हर्बर्टियन दृष्टिकोण में निम्न चरण शामिल हैं, तो इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो तैयारी आ जाता है, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे को जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक किया जाता है, तो 4 नंबर यहाँ पे पहले आ जाएगा, ये 4 पहले आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों के सामने कैसे रखना है, प्रेजेंटेशन आ जाता है, 5 नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका सहचर्य, एसोसिएशन, नए और पुराने ज्ञान के बीच में आपको यहाँ पे संबंध बनाना होता है, ये सेकंड हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाता है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, नियमों या सिद्धांतों का निष्कर्ष निकालना, 3 नंबर आ जाएगा। फिर आएगा आपका अनुप्रयोग, सीखे हुए ज्ञान का अभ्यास कराना, और फिर लास्ट में आपका पुनरावृत्ति आ जाता है, रिकैपिटुलेशन जिसको कहते हैं। लास्ट में पाठ को दोहराया जाता है, पुनः पूंजीकरण नहीं होगा यहाँ पे, होगा क्या होगा यहाँ पे? होगा पुनरावृत्ति। ठीक है, ये हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे पुनरावृत्ति होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षण की उपमा जलते दीपक से किसने की है? तो जलते दीपक से उपमा की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। सतत मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? यह रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। केल्टन वॉशबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया है? तो इन्होंने संकलन पद्धति का सूत्रपात किया है। श्रम, क्रम, भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? यहाँ पे ध्वनि साम्य विधि अपनाई जानी चाहिए। किसने निबंध समास शैली के हैं? किसके निबंध समास शैली के हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है वो समास शैली के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? शैली उपन्यास का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, इसमें आधुनिक काल, वीरगाथा काल, मध्यकाल, भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं है, ये बाहर हो जाएगा। आदिकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसे उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। निम्न में प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व क्या करना आवश्यक है? तो ब्लूप्रिंट का निर्माण करना आवश्यक है। आरसीएम उपागम के कितने ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं? इसके 4 ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत इसमें नहीं है। परिणाम का सिद्धांत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विषय वस्तु की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ प्रस्तुति की विशेषता नहीं है। प्रश्नों का पाठ के मूल्यांकन से संबंध, ये जो है पाठ प्रस्तावना की विशेषता नहीं है। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण में
कौन सा वाचन नहीं होता है? इसमें सस्वर वाचन, हिंदी भाषा गद्य शिक्षण में कौन सा वाचन? मौन वाचन होता है। अनुकरण, आदर्श, सस्वर वाचन नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की उपयुक्त विधि अर्थकथन, व्याख्यान, विश्लेषण, समीक्षा, ये सभी उपयुक्त विधि के अंतर्गत आते हैं। कविता शिक्षण के प्रस्तुतिकरण सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। उद्देश्य कथन इसके अंतर्गत नहीं आता है। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है? संवाद। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कहानी शिक्षण का मुख्यतम उद्देश्य क्या है? संवेदनशीलता बनाना। क्या? संवेदनशीलता बनाना। छात्रों को संधि, समास, कारक किस कक्षा में पढ़ाना शुरू करना चाहिए भैया? कक्षा 6 में ये सब पढ़ाना शुरू करना चाहिए। संक्षेपण के मूल तत्व में क्या शामिल है? तो इसमें आपका संक्षिप्तता आ जाता है, पूर्णता आ जाता है, भाषा की सरलता भी आ जाती है, भाषा की प्रभावकता भी आ जाती है, स्पष्टता, बोधगम्यता, सारे ही ऑप्शंस में ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? 59। हिंदी भाषा में व्याकरण शिक्षण को किस दूसरे नाम से जानते हैं? शब्दानुशासन के नाम से जानते हैं। आरसीएम उपागम के क्या सोपान हैं? तो इसमें आपका ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण आ जाता है। विद्यालय में अनेक गतिविधि होती हैं। छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? तो अगर आप बच्चों के अंदर सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं तो कक्षा में अपने विचार रखने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। ठीक है। इनमें से कौन सा सस्वर वाचन का गुण नहीं है? मौन, ये सस्वर वाचन का गुण नहीं है। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? कहानी और उपन्यास में कथानक की समानता होती है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता में है सर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने पर किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? मॉन्टेसरी ने किया था। खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। व्याख्या द्वारा भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। क्रमित लघु पदों का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत विद्यार्थियों में ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? बोध प्रश्न पूछने चाहिए। यहाँ तक आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर मान लीजिए यहाँ से 201 नंबर क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। ठीक है। और आपसे बताते चले कि जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। आप व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सर क्यों ज्वाइन करें? इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी वीडियो, जितनी भी क्लासेज यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं उनका लिंक व्हाट्सअप चैनल पे सीधे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे ये रहेगा कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है। तो आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। शिक्षण प्रविधि शैक्षिक क्रियाओं के संचालन का विशिष्ट ढंग है। उक्त कथन किस शिक्षाविद द्वारा दिया गया है? रॉश, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो यहाँ पे ये इसमें सारे ही ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। प्रमुख शिक्षण प्रविधियों के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं, जिसमें आपका प्रश्नोत्तर विधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, कहानी, निरीक्षण, अवलोकन, उदाहरण और अभ्यास कार्य विधि आ जाती है। हिंदी शिक्षण में सबसे प्राचीन प्रविधि कौन सी है? वह है आपकी पर्यवेक्षित प्रविधि। ठीक है, यानी कि पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि। वाद विवाद प्रविधि में कितने समूह सक्रिय रहते हैं? इसमें 4 समूह। पक्ष समूह, देखिए इसमें कुछ जगह तो कहा गया है कि देखिए मेन तो ये है कि वाद विवाद में 2 पक्ष होते हैं। एक आपका होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। लेकिन कुछ जगह इसको ये दिया गया है किताबों में कि इसके 4 समूह होते हैं, जिसमें पक्ष समूह होता है, विपक्ष होता है, निर्णायक मंडल होता है, श्रोता समूह होते हैं। हालांकि वाद विवाद प्रविधि में जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो पक्ष और एक विपक्ष, 2 होते हैं। और वाद विवाद प्रविधि में शिक्षण चरण कितने होते हैं? तो शिक्षण चरण इसमें 5 होते हैं। योजना, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, वाद विवाद और 5वां निष्कर्ष या मूल्यांकन होता है। समूह कार्य प्रविधि में 15 सदस्यों के समूह में कितने व्यक्ति या छात्र काम करते हैं? तो इसमें आपके 8 जो है व्यक्ति या छात्र काम करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। समूह कार्य प्रविधि में शिक्षण चरण कौन कौन से होते हैं? तो इसमें प्रोजेक्ट का निर्धारण, समूह निर्माण, संचालन, मूल्यांकन, शिक्षक का दायित्व, ये सभी यहाँ पे ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर।
फिर अगला क्वेश्चन है, विवेचन प्रविधि के बारे में निम्नलिखित विचार किस शिक्षाविद ने दिए हैं। विचार है, विवेचन एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। किसका स्टेटमेंट है, तो ये जेम्स का स्टेटमेंट है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। विवेचन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, विवेचन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है औपचारिक विवेचन जिसको हम फॉर्मल डिस्कशन कहते हैं, और दूसरा होता है अनौपचारिक विवेचन जिसको हम इनफॉर्मल डिस्कशन कहते हैं। नाटकीकरण प्रविधि या प्रक्रिया में कितने शिक्षण चरण होते हैं, तो इसमें आपके 9 शिक्षण चरण होते हैं। संगोष्ठी प्रक्रिया प्रविधि में किन किन चरणों से प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो देखिए इसमें समूह निर्माण, प्रकरण का निर्धारण, प्रपत्र तैयार करना, संगोष्ठी का संचालन करना, विवेचन का समाहार, संगोष्ठी की समीक्षा, ये सभी इसमें ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। संगोष्ठी प्रक्रिया में शिक्षण चरण कितने निर्धारित किए जाते हैं, 5 शिक्षण चरण निर्धारित किए जाते हैं। विचार गोष्ठी में किस व्यक्ति की भूमिका प्रमुख होती है भैया, तो इसमें वक्ता की जो भूमिका, जो स्पीकर होता है उसकी भूमिका प्रमुख होती है। कार्यगोष्ठी वर्कशॉप प्रविधि में कितने शिक्षण चरण निर्धारित किए गए हैं, इसमें 6 शिक्षण चरण निर्धारित किए गए हैं। मौखिक रूप से शिक्षण प्रणाली को शिक्षाविदों ने क्या नाम दिया था, पंडित शैली नाम दिया था। प्रमुख शिक्षण विधियां कितने प्रकार की बताई गई हैं, तो वो आपकी 7 प्रकार की बताई गई हैं, जिसमें व्याख्यान विधि आ जाती है, प्रदर्शन विधि आ जाती है, आगमन, निगमन, परियोजना, खोज विधि और विश्लेषण संश्लेषण विधि आ जाती है। कहानी के रूप में तथ्यात्मक सामग्री का प्रदर्शन ही कहानी विधि है। उक्त कथन किस संस्था ने अभिव्यक्त किया है, तो ये किया है शिक्षा शब्दकोश ने, यानी कि डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन ने। पाठ्यपुस्तक विधि प्रक्रिया में क्या नियोजन करना होता है, तो इसमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, शुद्ध उच्चारण वाचन कराना, नवीन और कठिन शब्दों की मातृभाषा में व्याख्या करना, महत्वपूर्ण वाक्यों को सरल भाषा में समझाना, व्याकरण का ज्ञान प्रसंग के अनुकूल कराना, अभ्यास कराना, सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक प्रविधि में ये सारे ही इनका नियोजन करना होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, व्याख्यान विधि के बारे में निम्नलिखित कथन किस शिक्षाविद ने दिया है। कथन है कि व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द, शब्द समूह या कथन के अर्थ की संपूर्ण जटिलता दूर की जाती है। यह स्टेटमेंट किसका है, यह गार्लिक का स्टेटमेंट है। किसका है, गार्लिक का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, प्रारंभिक हर्बर्टीय विधि में कौन कौन से प्रमुख चरणों को स्थान दिया गया है। तो प्रारंभिक हर्बर्टीय विधि में स्पष्टता, व्याख्या, लेखन और प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया गया है। हिंदी पद्य शिक्षण में गद्य के अर्थ को बताते हुए किस शिक्षाविद ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उदाहरण दिया है। गद्य शिक्षण में कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या उद्देश्य बताए गए हैं, तो इसमें शुद्ध उच्चारण वाचन की योग्यता का विकास कराना, शब्द भंडार, चारित्रिक बौद्धिक विकास, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, तर्क और विचार शक्ति का विकास, ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। गद्य शिक्षण में कक्षा 9 से 10 के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें गद्यांश को आरोह, अवरोह और विराम चिन्हों सहित शुद्ध वाचन की योग्यता का विकास करना है, ये उद्देश्य है। और कक्षा 9-10 यहाँ पे माध्यमिक स्तर की बात हो रही है। विभिन्न गद्य लेखों की भाषा शैली का ज्ञान कराया जाए, ये उद्देश्य निर्धारित हुआ है। पाठ्यगत आदर्शों से चरित्र निर्माण, तर्क शक्ति का विकास, ये भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाएंगे। गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो गद्य शिक्षण की विधियाँ इसमें आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, वाचन, लेखन, व्याकरणीय विधियाँ, है ना, क्योंकि गद्य शिक्षण के आधारभूत यही कौशल हैं। इसमें छात्र पाठ को पढ़ना, लिखना, साथ साथ में भाषा के नियम, व्याकरण को भी समझते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्या विधि, हर्बर्टीय विधि, ये सब गद्य पढ़ाने की मुख्य प्रणालियाँ हैं। विशेष रूप से हर्बर्टीय विधि का उपयोग गद्य की विस्तृत पाठ्य योजना, जो लेसन प्लान होता है, उसको बनाने में किया जाता है। शब्द विन्यास विधि, व्याख्या विधि, अनुकरणीय विधि, ये शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हैं। वाक्य रचना हो गया, उसको समझना, है ना, तो ये सारी ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। गद्य शिक्षण में प्रस्तावना प्रश्न का क्या महत्व है। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं ये पाठ्य शिक्षण की भूमिका बनाते हैं। पढ़ाए जाने वाले गद्यांश को पूर्व ज्ञान से जोड़कर उद्देश्य कथन स्पष्ट करते हैं। छात्रों को पठन पाठन के लिए तैयार करते हैं, पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी पद्य शिक्षण में कक्षा 6 से 8 तक क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।
तो इसमें आपके कक्षा 6 से 8 की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो इस पर पद्य या कविता शिक्षण के उद्देश्य केवल अर्थ समझने तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनका स्वरूप भावात्मक और कलात्मक भी होता है। इसमें कविता की लय, गति, यति, अनुसार, सस्वर, पाठन की योग्यता का विकास किया जाता है। शुद्ध उच्चारण की योग्यता, कल्पना और मानसिक शक्ति का विकास किया जाता है। कविता द्वारा प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाना, नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराकर के चरित्र का विकास करना, ये सभी उद्देश्य यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं कि ये सब कुछ बच्चे के अंदर डेवलप करना है। कविता शिक्षण के प्रमुख कितने अंग बताए गए हैं, तो इसके प्रमुख 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें आपका प्रस्तावना आ जाता है, उद्देश्य कथन आ जाता है, प्रस्तुतिकरण आ जाता है, भाव विश्लेषण आ जाता है, सौंदर्य बोध और पुनरावृत्ति मूल्यांकन आ जाता है। कविता पद्य शिक्षण में कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती, तो इसमें अनुकरण एवं अनुसंधान विधियां नहीं अपनाई जाती। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग अथवा कर्म ऐसा नहीं है जो नाटक में परिलक्षित न होता हो। यह कथन किसका है? भरत मुनि का स्टेटमेंट है ये। हिंदी नाटक शिक्षण के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें भाव के अनुसार संवाद, बोलने की योग्यता का विकास करना, अभिनय कला का ज्ञान, हिंदी भाषा प्रयोग का प्रशिक्षण देना, छात्रों के आदर्शों के अनुसार चरित्र निर्माण और आत्म प्रदर्शन का अवसर। ये सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे ही उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इसी तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत सोच समझ करके आंसर देना है। हिंदी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों में वह कौन सा उद्देश्य है जो गलत है, तो इसमें भैया देखिए, व्याकरण द्वारा छात्रों में स्व अनुभव का विकास करना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्व अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस, इसका विकास मुख्य रूप से साहित्य, कविता या कहानी शिक्षण का उद्देश्य होता है, व्याकरण का नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। हिंदी व्याकरण शिक्षण में प्रमुख विधियां कितनी बताई गई हैं? प्रमुख विधियां 3 बताई गई हैं, औपचारिक विधि, अनौपचारिक विधि और तीसरी है हमारी प्रयोगात्मक या व्यावहारिक विधि। हिंदी कहानी शिक्षण के प्रमुख तत्व कितने बताए गए हैं? प्रमुख तत्व आपके 5 बताए गए हैं। इतनी बात क्लियर है। हिंदी कहानी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए, मौखिक व लिखित कहानी का वर्णन करने की योग्यता बढ़ाना, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास, सृजनात्मकता का विकास करना, कहानी द्वारा संवेदनों का रेवण कर आदर्श चरित्र का निर्माण करना। कुल मिलाकर के सारे ही उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन यहाँ भी डी राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में हार्वर्ड शिक्षण प्रणाली में वर्तमान में कितने पदों को अपनाया जा रहा है? तो इसमें 5 पदों को अपनाया जा रहा है। RCM शिक्षण हिंदी प्रणाली का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? तो वो किया था यहाँ पे डॉक्टर दवे ने। RCM प्रणाली का विकास डॉक्टर RH दवे ने किया था। सिंपल है। हिंदी शिक्षण के NCERT उपागम ने स्कूल विषयों के शैक्षिक ने कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया है? तो वो 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। NCERT के 3 मुख्य लक्ष्य, एक तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये 3 होते हैं। हिंदी शिक्षण NCERT प्रणाली में क्या दोष देखने को मिलते हैं? तो इसमें लेखन में अधिक समय लगना, व्यावहारिक उपयोग न होना, विषय वस्तु के हर अंश को मानसिक प्रक्रिया के रूप में लिखना कठिन है, अधिक समय लगना और शिक्षक को अधिक कार्य करना, ये सारे ही दोष देखने को मिलते हैं। उत्तम पाठ्य योजना का लाभ क्या है? उत्तम पाठ्य योजना का लाभ यह है, विषय वस्तु नियोजित और व्यवस्थित होती है, पाठ को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाना, समय शक्ति की बचत करना, है ना, ये सब पाठ्य योजना से समय शक्ति की भी बचत होती है। छात्रों को पाठ्य योजना में संलग्न रख करके अनुशासन कक्षा में बना रहता है। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका DW एलन का है। इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में छात्र शिक्षक को समस्त कौशलों में से कम कितने कौशलों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है? तो कम से कम 5 कौशलों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्नकरण कौशल जो क्वेश्चनिंग स्किल होती है, और पुनर्बलन कौशल। ठीक है, और एक होता है आपका श्याम पट्ट कौशल। ये 5 जरूरी होते हैं। पाठ्योजना शिक्षण में प्रश्न पूछने में प्रभावशाली कौशल घटक मुख्यतः कितने होने चाहिए? तो वो भी आपके 5 होने चाहिए। श्रवण कौशल में छात्रों में कौन कौन सी श्रवण योग्यताएं होना आवश्यक है? तो इसमें श्रवण तीक्ष्णता, उचित रूप से चुनना, व्याख्या एवं श्रुतिगत आत्मीकरण, विभेदीकरण, धारणा, ये सारे ही श्रवण योग्यताएं होना आवश्यक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शिक्षक क्या उपाय करता है? तो वह
पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न करता है, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, श्यामपट पर आकर्षक शीर्षक और लेखन करता है, पिछले पाठ का संक्षिप्त उल्लेख भी करता है। ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हैं। इनसे क्या होता है, बच्चा कंसंट्रेट रहता है क्लास में। हिंदी पठन कौशल के कितने प्रकार हैं, तो इसके आपके मौखिक पठन, मौन पठन, ये प्रकार हैं, ठीक है। ओरल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। आगे बढ़िए, हिंदी शिक्षण में लेखन वर्तनी कौशल के मुख्य नियम कितने होते हैं, तो इसके मुख्य 7 नियम बताए गए हैं, जिसमें पहला नियम यह है कि अगर आप लिख रहे हैं तो एक तो बैठने का ढंग आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक से बैठेंगे नहीं तो लिखावट अच्छी नहीं होगी। आँखों से दूरी प्रॉपर होनी चाहिए, लगभग 12 इंच यानी 1 फुट की दूरी पर होना चाहिए कॉपी आपकी, ठीक है। तीसरी बात यह है कि आप ठीक से अपना पेन पेंसिल पकड़ें। चौथी बात यह है कि लिखते समय जो ऊपर लाइन खींची जाती है वो भी ठीक से खींचें, है ना। और नहीं तो अगर आप सिर्फ लिख दिया आपने, है ना, आपने यहाँ पे हिंदी लिख दिया ऐसे और ऊपर लाइन नहीं खींची, तो ये आपका शब्द अधूरा माना जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो 4 हो गए। 5वां आपका अक्षरों की बनावट, प्रत्येक वर्ण का आकार स्पष्ट मानक होना चाहिए ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। 6 नंबर पे शब्दों के बीच की दूरी ये वाली बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कि 2 शब्द पास पास में लिखे, तीसरा बहुत दूर लिखा है। 7वां की सही सामग्री का यूज करो, लिखने के लिए सही कागज हो, सही पेन पेंसिल का भी यूज करो आप। तो 7 इसमें बताए गए हैं। हिंदी भाषा में भाषण उच्चारण कौशल के शिक्षाविद पाणिनि ने कितने दोष बताए हैं, 8 दोष बताए हैं सर। कितने? 8। हिंदी भाषा शिक्षण में एक शिक्षक कितने प्रकार के श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग कर सकता है? 3 प्रकार के, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया में कितने पदों का निर्धारण किया गया है? इसमें 4 पदों का निर्धारण किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में कितने प्रकार की पाठ्य सामग्री क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं? तो इसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्पत्ति एवं परिवार की दृष्टि से विश्व की समस्त भाषाओं को भाषाविदों ने कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसको 4 भागों में विभक्त किया है। कितने? 4। हिंदी भाषा के विकास में मध्यकाल का कालखंड क्या था? तो मध्यकाल का कालखंड आपका 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी विशेषताएं, हिंदी योगात्मक भाषा है, हिंदी भाषा में वर्णों का उच्चारण स्थान सुनिश्चित है, हिंदी भाषा की प्रकृति सरल है, और यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस इसके राइट हो जाते हैं। आगे बढ़िए, हिंदी भाषा के विविध रूप क्या हैं? तो इसमें देखिए, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा, ये सभी हिंदी भाषा के अलग अलग रूप हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य भाषा का अर्थ क्या है? राज्य भाषा जिस भाषा में राजकाज अथवा प्रशासनिक कार्य हो उसे राजभाषा कहते हैं। संसार में यदि सर्वश्रेष्ठ अक्षर हैं तो देवनागरी के हैं। उक्त कथन किस भाषाविद ने दिया था? ये स्टेटमेंट पिटमैन ने दिया था। ध्वनि विज्ञान का निम्न अर्थ किस शब्दकोश में दिया गया है? ध्वनि विज्ञान ध्वनियों के उच्चारण और ध्वनि परिवर्तनों के इतिहास और सिद्धांत का अध्ययन है, ऐसा शिक्षा शब्दकोश के अनुसार ये दिया गया है। देवनागरी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन है? तो संयुक्त व्यंजन इसमें आपके छत्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। शब्द विज्ञान में शब्द एवं पद में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसमें प्रमुख अंतर शब्द, स्वरों व व्यंजनों का संगठन है, पद शब्दों की श्रृंखला है, यही प्रमुख अंतर है। शब्दों की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ के अनुसार कितने वर्ग हैं? तो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, ये जो है 2 वर्ग इसमें होते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि शाब्दिक अर्थ के अनुसार कितने वर्ग हैं, तो इसमें 2, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की शब्द रचना के मुख्यतः कितने रूप मिलते हैं? इसके 3 रूप मिलते हैं। हिंदी व्याकरण में रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपके रूढ़ शब्द आ जाते हैं और आपके यौगिक शब्द आ जाते हैं और आपके योग रूढ़ शब्द आ जाते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। संधि में कितने भेद बताए गए हैं? संधि में आपके 3 भेद बताए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। शब्द परिवर्तन कितने रूपों में देखने को मिलता है? शब्द परिवर्तन आपका एक रूपता एवं अनेक रूपता, नवीनता, साधारीकरण, सरलीकरण, अतिरिक्तीकरण, इन सभी में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शब्द परिवर्तन के कितने कारण होते हैं? कितने कारण होते हैं? तो इसमें आपके 8 कारण बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वाक्य विज्ञान का क्या अर्थ है? वाक्य विज्ञान का अर्थ वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। वाक्यों की रचना का अध्ययन वाक्य विज्ञान में निहित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा।
आख्यांत साव्यकारक विशेषणम वाक्यम है उपयुक्त कथन किस संस्थान ने दिया है? तो यह आपके पतंजलि ने दिया है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य विज्ञान में वाक्य के भेद क्या हैं? तो रचना, अर्थ एवं क्रिया की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। वाक्य विज्ञान के प्रमुख गुण या विशेषताएं क्या हैं? तो ये आपका इसमें आकांक्षा और योग्यता, ये इसके प्रमुख गुण और विशेषताएं हैं। हिंदी वाक्य रचना को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या सावधानियां आवश्यक हैं? तो इसमें व्याकरण सम्मत वाक्य रचना होनी चाहिए। पहले सरल वाक्य, अभ्यास पश्चात मिश्रित और संयुक्त वाक्य होना चाहिए। वाक्य में सरल, सार्थक और प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कुल मिलाकर के उपयुक्त समस्त गुणों का होना आवश्यक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदी वाक्यों में गद्य खंडों के शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास किस भाषा में आवश्यक है? तो यह हिंदी भाषा में आवश्यक है। प्राथमिक स्तर के छात्रों में मातृभाषा से परिचय हिंदी पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है? तो इसमें हिंदी छात्रों को हिंदी भाषा से परिचित कराना, छात्रों को ईश प्रार्थना, नीति युक्त कविता व दोहे याद कराना, क्योंकि यहाँ पे आप मातृभाषा से परिचय करा रहे हो, ठीक है, तो छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा के सामान्य उद्देश्य यहाँ पे उच्चारण युक्त वाचन एवं शुद्धतापूर्ण लेखन की योग्यता विकसित करना, हिंदी कविताओं के भावार्थ लिखने योग्य बनाना, हिंदी व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने की योग्यता बढ़ाना। यहाँ भी सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। हिंदी भाषा में कठिन वाक्यों व गद्य खंडों को आरोह, अवरोह व विराम चिन्हों का ज्ञान करना किस स्तर के छात्रों के लिए आवश्यक है? तो यह निम्न माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए आवश्यक है। हिंदी कक्षा शिक्षण में सामान्य शिक्षण सिद्धांत सूत्र क्या है? तो यह सुनिश्चित उद्देश्य, नियोजन एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत है। रुचि, प्रेरणा एवं मौखिक कार्य का सिद्धांत, व्यक्तिगता, भिन्नता व जीवनोपयोगिता का सिद्धांत। ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ भी राइट हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उस संपूर्ण परिस्थिति का जिसमें बालक अपने को विद्यालय में पाता है, जीवन से जितना अधिक संबंधित होता है उतना ही अधिक सफल व स्थायी उसका सीखना होता है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? यह आपका जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षण शास्त्र पथ प्रदर्शित करते हैं जिसमें सिद्धांत के व्यवहार की सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन रेमंड का है। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ, सरल से कठिन की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, पूर्ण से अंश, अनिश्चित से निश्चित, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन की ओर। ये सारे ही सूत्र इसमें होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए हिंदी भाषा शिक्षण का कौन सा सूत्र उपयोगी होता है? तो इसमें अनुभव से तर्क की ओर जो सूत्र होता है यह उपयोगी होता है। हिंदी कक्षा शिक्षण में हिंदी भाषा का क्या महत्व है? तो भाषा विस्तार, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व होता है, व्यावसायिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व होता है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक महत्व होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र किस शिक्षण स्तर के लिए लाभदायक है? तो ये आपका माध्यमिक स्तर के लिए, किसके लिए? माध्यमिक स्तर के लिए लाभदायक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। शिक्षा आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किन 2 भाषाओं के चयन पर बल दिया है? तो इसने आधुनिक भारतीय भाषाएं व आधुनिक विदेशी भाषाओं के महत्व पर बल दिया है। हिंदी शिक्षण में सहसंबंध स्थापित करने के लिए किस शिक्षा शास्त्री ने आत्मबोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वह है आपके जे.एफ. हर्बर्ट। कौन है? जे.एफ. हर्बर्ट। हिंदी शिक्षण में सहसंबंध के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य हैं पाठ्यक्रम भार कम करना, ज्ञान का समग्र रूप देना, पाठ को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाना तथा समय की बचत करना, हिंदी के साथ अन्य विषयों का ज्ञान देना व मानसिक विकास करना। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। हिंदी शिक्षण में सहसंबंध के कितने प्रकार हैं? सहसंबंध के इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका आंतरिक सहसंबंध, एक होता है आपका बाहरी सहसंबंध, ठीक है, जिसको हम इंटरनल कोरिलेशन और एक्सटर्नल कोरिलेशन कहते हैं। हिंदी शिक्षण में नियोजित सहसंबंध क्या है? नियोजित सहसंबंध है आपका, इसमें देखिए
नियोजित सहसंबंध, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लैंड कोरिलेशन का अर्थ है वह शिक्षण प्रक्रिया जो पहले से तय और सुव्यवस्थित हो, यानी हिंदी पढ़ाते समय जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, है ना, इनसे पहले से योजना बनाकर संबंध जोड़ करके पढ़ाना क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये आपका है हिंदी का अन्य विषयों से पूर्व में सहसंबंध स्थापित करके शिक्षण करना, मतलब हिंदी का बाकी सब्जेक्ट से पहले ही सहसंबंध स्थापित करके ही शिक्षण करना, पढ़ाना। इसका अर्थ है कि शिक्षक पहले से योजना बनाता है कि हिंदी के पाठ को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जोड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। हिंदी शिक्षण अवधि में किन किन विषयों से सहसंबंध बनाया जा सकता है, तो ये आपका संस्कृत, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कला, इन सभी से रिलेशन बनाया जा सकता है हिंदी का। हिंदी शिक्षक के संदर्भ में कथन किसने दिया, शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित कर सकता है। यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। किसका है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। एक हिंदी शिक्षक को किन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, एक हिंदी शिक्षक को वाणिज्य, तकनीकी, राजनीति, सामाजिक संबंधों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। एक हिंदी शिक्षक में किन गुणों का होना आवश्यक है, तो उसमें विषय का पूर्ण ज्ञान, सिद्धांत और विधियों का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी शिक्षण में कितनी युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, तो इसमें 4 युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें आपका पहला लिसनिंग होता है, दूसरा स्पीकिंग होता है, तीसरा आपका रीडिंग होता है, चौथा आपका राइटिंग होता है। शिक्षण युक्तियों में कौन सी युक्ति नहीं प्रयोग में लाई जाती है, तो इसमें प्रयोग, भ्रमण, वाद विवाद विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है। ठीक है, शिक्षण युक्तियों में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में व्याख्या युक्ति के बारे में निम्न विचार किस भाषाविद ने दिए हैं। व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द, शब्द समूह या कथन के अर्थ की संपूर्ण जटिलता दूर की जाती है। किसका स्टेटमेंट है, कमेनियस का है। आगे बढ़िए, उद्धरण युक्ति के कितने प्रकार होते हैं, उद्धरण युक्ति के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सिंगल कोटेशन, एक होता है आपका सिंगल कोटेशन, एक होता है आपका डबल कोटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हिंदी शिक्षण में प्रश्न पूछने की युक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो प्रश्न पूछने की युक्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें आपका प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, आपके विकासात्मक प्रश्न होते हैं, बोध प्रश्न होते हैं और पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। दोषपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं, तो दोषपूर्ण प्रश्न आपके देखिए अपूर्ण और अस्पष्ट प्रश्न दोषपूर्ण हो गए, उत्तर सूचक प्रतिध्वनि प्रश्न भी दोषपूर्ण हो गए, द्विअर्थी प्रश्न भी जो है दोषपूर्ण हो गए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में अच्छे उत्तरों की विशेषता क्या है, अच्छे उत्तर जो होते हैं, उत्तर की भाषा स्पष्ट शुद्ध हो, उत्तर सार्थक हो, उत्तर पूर्ण वाक्य में हो, उत्तर में एक भाषा का प्रयोग हो, उत्तर ओजपूर्ण वाणी में हो, उत्तर विचारपूर्ण हो। ये सभी जो है उत्तर की विशेषताएं होती हैं। दत्तकार युक्ति का अर्थ क्या है, दत्तकार युक्ति का अर्थ है यहाँ पे कक्षा या छात्रों को दिया गया कार्य। 99 नंबर क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में विवरण युक्ति का अर्थ क्या है, विवरण युक्ति का अर्थ यहाँ पे होता है विवरण चलचित्र, फिल्म पट्टी या अन्य दृश्य सामग्री के लिए शाब्दिक ध्वनि संगति है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मौखिक उद्धरण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यह सरल, स्पष्ट, सत्य व शिक्षण सूत्रों पर आधारित हो, पाठ के विकास में सहायक व मानसिक स्तर के अनुकूल हो, इनका आवश्यकता व प्रसंग के अनुकूल प्रयोग करें। कुल मिलाकर यहाँ भी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य क्या हैं, वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता विकसित करना, विचारों, शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों व कथाओं के कोश में विस्तार, चिंतन में स्पष्टता, संगीत व क्रमबद्धता उत्पन्न करना। कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की विधि क्या है, इसकी विधि है अर्थकथन, व्याख्यान, विश्लेषण और समीक्षा विधि। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। हिंदी भाषा पद्य शिक्षण की निम्न परिभाषा के लेखक कौन है, परिभाषा क्या है, पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये परिभाषा किसने दी है, पंडित जयशंकर प्रसाद ने। हिंदी भाषा पद्य शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य हैं कविता में रुचि उत्पन्न करना, सामूहिक गीत गायन से एकता उत्पन्न करना। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में संस्कृत साहित्य के आचार्य क्या मानते हैं, ये मानते हैं काव्य। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण में संस्कृत साहित्य के आचार्य क्या मानते हैं, काव्य। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। पद्य हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है, इसकी प्रमुख विधि बाल गीत,
नाटक, अभिनय, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर हो गया, व्याख्या, व्यास, तुलना विधि हो गई, आदर्श, रसास्वादन हो गया। कुल मिलाकर के ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि अर्थबोध, रंगमंच, अभिनय और संवाद विधि हो जाएगी। हिंदी भाषा में नाटक शिक्षण प्रणाली समय काल से कैसी है? तो यह अत्यधिक प्राचीन विधि है। कैसी है? यह अत्यधिक प्राचीन विधि है। हिंदी भाषा में कहानी शिक्षण की निम्न परिभाषा लेखक ने दी है। कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसने कहा? चार्ल्स बैरेट ने कहा है। हिंदी भाषा में कहानी शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या होनी आवश्यक है? तो यह कौतूहल, जिज्ञासा, जीवन की वास्तविकता, कहानी का उद्देश्य निर्धारण, भावनाओं की प्रधानता एवं वास्तविकता व कल्पना का समावेश। कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शंस यहाँ भी राइट हो जाते हैं। कहानी शिक्षण विधि में अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली में कौन कौन घटक प्रमुख होते हैं? तो इसमें आपका शीर्षक देकर, कहानी के प्रारंभ को 2-3 वाक्य देकर एवं सामान्य रूपरेखा देकर के ये आप अधूरी कहानी पूर्ति करवा सकते हैं बच्चों से। हिंदी में व्याकरण शिक्षण को किस दूसरे नाम से जानते हैं? व्याकरण शिक्षण को हम शब्दानुशासन के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य योजना का महत्व क्या है? तो पाठ्यवस्तु ज्ञान को कक्षा में क्रियान्वयन करना, पाठ्यवस्तु के प्रमुख बिंदुओं का विस्तार कैसे किया जाए, पाठ्य बिंदुओं का दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंध स्थापित किया जाए, ये सभी पाठ्य योजना का महत्व होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा कक्षा में की जाने वाली क्रियाओं की क्रमबद्ध योजना है। पाठ्य योजना की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? यह परिभाषा एल.बी. स्टैंड ने दी है। किसने दी है? एल.बी. स्टैंड ने। व्याकरण शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? व्याकरण शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा को शुद्ध रूप पहचानने में विद्यार्थी को समक्ष एवं समर्थ बनाना, विद्यार्थी को सक्षम एवं समर्थ बनाना। व्याकरण शिक्षण में रुचि संबंधी उद्देश्य क्या है? रुचि संबंधी शुद्ध भाषा सीखने व प्रयोग का ज्ञान, भाषा के गुण दोष परखने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदी पाठ्य योजना की मूल रूपरेखा क्या है? तो पाठ्य योजना के उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, विधि एवं मूल्यांकन। यहाँ भी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाता है। हर्बर्ट पाठ्य योजना के मुख्य बिंदु क्या है? हर्बर्ट पाठ्य योजना के मुख्य बिंदु प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण जोड़ना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, सारांश, ये सभी इसमें मुख्य बिंदु इसके हो जाएंगे। हिंदी भाषा पाठ्य योजना के अंतर्गत एनसीईआरटी पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो यह ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ये सभी विशेष उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदी पाठ्य योजना के अंतर्गत आरसीएम पाठ्य योजना का निर्माण किस संस्थान ने किया था? तो वह रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर यानी कि आरसीएम जिसको कहते हैं। आरसीएम दृष्टिकोण के सोपान क्या हैं? अदा यानी कि व्यवहार, प्रक्रिया और परिणाम, ये आरसीएम दृष्टिकोण के सोपान हैं। ब्लूम की पाठ्य योजना में उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। शैक्षिक उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे अगर संज्ञानात्मक पूछ ले कि ब्लूम की पाठ्य योजना का जो संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं उनको कितने भागों में बांटा है? तो संज्ञानात्मक को 6 भागों में बांटा है। और अगर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पूछ ले तो 3 भागों में। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर संज्ञानात्मक लिखा होता या ज्ञानात्मक लिखा होता तब हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाते। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में व्याकरण पाठ्य योजना के उपविषय अनुप्रास यमक अलंकार के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा? तो इसमें छात्रों को उदाहरणों के माध्यम से अनुप्रास व यमक अलंकार की परिभाषा का विश्लेषण करने हेतु विशेषताएं बताना, ये इसका क्या होगा? उपविषय हो जाएगा। हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा कौशल में प्रवीण होने के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो इसमें सतत और गम्य अभ्यास महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल का क्या अर्थ है? श्रवण कौशल का अर्थ है कानों द्वारा ध्वनियों को स्वीकार करके मस्तिष्क में उसकी अनुभूति करके सुनना, श्रवण करना, यही तो श्रवण कौशल का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रवण कौशल की विधियां क्या हैं? श्रवण कौशल की विधियां प्रश्नोत्तर, सस्वर, भाषण विधियां, ये सभी श्रवण कौशल की विधियां हैं। कहानी कहना, सुनना, श्रुतलेख विधियां श्रवण कौशल की विधियां हैं। वाद विवाद एवं दृश्य श्रव्य सामग्री विधियां श्रवण कौशल की विधियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पठन कौशल का अर्थ पढ़ने से है, किंतु इस प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं? इस प्रक्रिया के प्रमुख तत्व पठन क्रिया, अर्थ, बोध व भावानुभूति हो जाएगा। हिंदी भाषा में गद्य पद्य के सस्वर पठन में क्या अंतर है? तो इसमें
गद्य पठन में स्पष्ट अक्षरोच्चारण, ऊंची ध्वनि, निर्गम व विराम चिन्हों का ध्यान तथा पद्य में भाव, छंद के अनुसार आरोह अवरोह में पठन करते हैं। यही अंतर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेखन यानी वर्तनी कौशल में क्या बालक को शब्द कला करने के स्थान पर क्या करना आवश्यक है, तो उसको चित्रकारी करना आवश्यक है। कि क्यों चित्रकारी? क्योंकि वहाँ पे उसकी राइटिंग स्किल को डेवलप करने की बात की जा रही है। लेखन कौशल में लिपि का अर्थ क्या है? लिपि का अर्थ है अपने भावों को रेखाओं, चित्रों एवं चिन्हों आदि से व्यक्त करना। हिंदी शिक्षण में कौशल प्रयोग के लिए शिक्षक को क्या सावधानी रखना आवश्यक है? तो प्रश्न पूर्व आधारित हो, सरल से कठिन क्रम में होना चाहिए, प्रश्न जो है वो टॉपिक से रिलेटेड हो, प्रश्नों की भाषा सरल और प्रश्न एकार्थी यानी प्रश्न का एक अर्थ हो। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन यानी कि उच्चारण कौशल में अशुद्धियों के क्या कारण हैं? अशुद्धियों का कारण ये है कि दृष्टि दोष हो सकता है, वाणी दोष हो सकता है, या असावधानी की वजह से आप गलत बोल सकते हैं। शिक्षक का व्यवहार कठोर होकर के या छपाई में त्रुटि गलत है, त्रुटि हो सकती है। कक्षा में तनावपूर्ण वातावरण, मार्गदर्शन का अभाव, पाठ्यवस्तु का कठिन और अरुचिकर होना। कुल मिलाकर सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ है दृश्य श्रव्य सामग्री को देखकर, सुनकर व प्रयोग करके निर्धारित ज्ञान को सीखकर स्थायी रूप से मस्तिष्क में बिठा लेते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण कोई युक्ति है जिसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया दृष्टि और अनुभूति के माध्यम से अग्रसारित अथवा प्रोत्साहित हो सकती है। यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा शब्दकोश की परिभाषा है। ठीक है, हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या उद्देश्य है? तो विषय वस्तु पर ध्यान का केंद्रीकरण, निरीक्षण शक्ति का विकास, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तथ्यात्मक सूचनाएं देना, भाषागत दोषों और भ्रमों को दूर करना, अर्जित ज्ञान को स्थायी करना। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के 3 प्रकार हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के सहायक साधन के रूप में चॉक बोर्ड की क्या सीमाएं हैं? तो यहाँ पे चॉक बोर्ड की क्या सीमाएं हैं? शिक्षक द्वारा लिखते समय छात्रों से संपर्क नहीं रहता। शिक्षक द्वारा बोर्ड पर लिखते समय आंशिक रूप से छात्रों को दिखाई देता है। सुलेख पूर्ण लिखित विषय वस्तु न होने पर छात्र शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री में चार्ट के कितने प्रकार होते हैं? चार्ट, इसमें टी चार्ट, प्रवाह चार्ट, तालिका, सभी जो हैं ये चार्ट के प्रकार होते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रोजेक्टर कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? प्रोजेक्टर आपके 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। श्रव्य सामग्री में ग्रामोफोन के शैक्षिक लाभ क्या हैं? जो ग्रामोफोन है, दूर बैठकर छात्र लाभ, महान व्यक्तियों के भाषण, आवाज़, अनुभव को सुन सकते हैं, ज्ञानवर्धक नाटकों को सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से ज्ञान दे सकते हैं, छात्रों की इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। कुल मिलाकर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री में एलसीडी प्रोजेक्टर की क्या उपयोगिता है? तो एलसीडी प्रोजेक्टर छात्रों में बोधगम्यता, ग्राह्य शक्ति का विकास करता है, पाठ्यवस्तु में रुचि बढ़ाना, बड़े समूह को शिक्षण दे सकते हैं और स्मरण शक्ति में विकास, चित्रों को दोबारा दिखा सकते हैं और रखरखाव भी इसका सरल होता है। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन विधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मूल्यांकन विधियां आपकी 4 प्रकार की होती हैं। सहगामी क्रियाएं स्कूल गतिविधियों का अभिन्न अंग हैं। इसकी आवश्यकता पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं संगठित करने के पूर्व विचार के लिए होता है। उक्त कथन पाठ्य सामग्री क्रियाओं के बारे में किस आयोग ने दिया है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया है। हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है विविधता, शिक्षक पथ प्रदर्शक रूप में व क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता, पर्याप्त साधनों की पूर्ति, उचित निरीक्षण, धीरे धीरे क्रियान्वित करना, विद्यार्थियों को सहयोग देना। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं? एक तो अंधानुकरण, साधनों का अभाव है, शिक्षकों की रुचि नहीं है, समय सारणी में कम महत्व है, परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अधिकारियों का असहयोग है, सीमित क्रियाएं हैं, संकीर्ण विचारधारा है। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाता है। हिंदी भाषा में अधिकांश कौन पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं? तो इसमें आपका परिचर्चा, वाद विवाद, खेल, कार्यशाला, कार्यगोष्ठी, निबंध, लेखन, कथा कथन व लेखन, ये सब जो है इसमें यूज की जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वाद विवाद पाठ्य सहगामी की क्रिया का क्या महत्व है?
इस क्रिया से छात्रों की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, अपनी क्षमता को विकसित करते हुए सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में भाषण सहगामी क्रिया में छात्रों की क्या भूमिका है? तो भाषण क्रिया के द्वारा शुद्ध उच्चारण, भाषा शैली, भौतिक प्रस्तुतिकरण, भाषण की रोचकता स्थापित करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में अंत्याक्षरी पाठ्य सहगामी क्रिया के द्वारा छात्रों की किस क्षमता का विकास किया जा सकता है? तो इससे काव्य अध्ययन, काव्य चयन व स्मरण शक्ति का विकास किया जा सकता है। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में क्या सावधानी आवश्यक है? तो इसमें एक, क्रिया को महत्व न देना, उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप कम हो, वित्तीय साधन की व्यवस्था, शैक्षिक नैतिक मूल्य निर्धारित हो, बाह्य की अपेक्षा आंतरिक परिणामों को महत्व, कई पाठ्य सामग्री एक साथ प्रयोग न हो। कुल मिलाकर ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः कितने रूप हैं? तो इसके मुख्यतः 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। संसार का सबसे बड़ा प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। हिंदी भाषा का अर्थ क्या है? हिंदी भाषा का अर्थ है मनुष्य के भावों व विचारों को बोलकर व लिखकर के व्यक्त करना। भाषा केवल कानों से ही नहीं, आँखों का भी विषय है। विचार विनिमय के लिए ध्वनि के माध्यम से भाव व्यक्त करना। कुल मिलाकर ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः कितने रूप हैं? तो इसके 2 रूप हैं। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। अर्थवान कंठोच्चरित ध्वनि समष्टि ही भाषा है। यह कथन किसका है? यह सुकुमार सेन का स्टेटमेंट है। हिंदी साहित्य सामान्यतः किस काल से प्रारंभ हुई? तो यह आपका आदिकाल से प्रारंभ हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल में कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? इसमें 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। हिंदी साहित्य का विकास कितने कालों में हुआ? हिंदी साहित्य का विकास 3 कालों में हुआ, जिसमें आपका आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विकास को कितने युगों में बांटा गया है? तो इसको 4 युगों में बांटा गया है। भारतेंदु युग हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाएगा, छायावादी युग हो जाएगा और छायावादोत्तर युग हो जाएगा। हिंदी भाषा की प्रकृति में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो इसमें भाषा और विचारों में गहन संबंध है। भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाता है। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, तो हिंदी कैसी भाषा हो जाएगी? तो हिंदी जो है वो वियोगात्मक भाषा है। हिंदी वियोगात्मक भाषा कैसे है, मैंने समझाया था पिछली क्लास में। हिंदी भाषा में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? ध्वनि को माना गया है। किसको? ध्वनि को। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन विशेष तथ्य आवश्यक हैं? तो इसमें उत्पादन, संवहन और ग्रहण आवश्यक हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग कौन एवं कैसे होता है? तो इसमें उच्चारण ध्वनि विज्ञान बोलना, श्रवण ध्वनि विज्ञान सुनना, तरंगीय ध्वनि विज्ञान ध्वनि तरंग। कुल मिलाकर सारे ही ऑप्शंस यहाँ भी राइट हो जाते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप बहुत ध्यान से आंसर नहीं करेंगे तो गलत करके चले आएंगे। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख विषय कौन है? तो इसमें प्रमुख विषय ध्वनिग्राम एवं ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान, शारीरिक ध्वनि विज्ञान एवं ध्वनियों का वर्गीकरण, तरंगीय ध्वनि विज्ञान। कुल मिलाकर सारे ही ऑप्शंस यहाँ भी राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी शब्द विज्ञान में शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। हिंदी वाक्य विज्ञान में भाषा की प्रथम इकाई क्या होती है? भाषा की प्रथम इकाई जो है वह वाक्य होती है। आगे बढ़िए। हिंदी वाक्य विज्ञान में वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, अवनति, ये सारे ही यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। वाक्य संश्लेषण क्या है? वाक्य संश्लेषण बिखरे हुए वाक्यों को एक करना ही तो वाक्य संश्लेषण कहलाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा का क्या महत्व है? हिंदी भाषा का जो है व्यक्तित्व एवं भावात्मक विकास, मातृभाषा व अध्ययन का विकास, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, ये सभी जो है हिंदी भाषा, ये हिंदी भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा का यही महत्व है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा बालक के कितने कौशलों का विकास करती है? तो यह बालक के अंदर 4 कौशल का विकास करती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, यानी कि सुनना, बोलना, और इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है लिपि ज्ञान करना,
पढ़ने की आदत विकसित करना, शब्द भंडार में वृद्धि, शुद्ध उच्चारण करना सिखाना। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का विकास किस सूत्र पर आधारित है? तो यह त्रिभाषा सूत्र पर आधारित है। हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम के 3 अंग कौन हैं? तो वह शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? पठन कला की निपुणता विकसित करना, गतिपूर्ण लेखन प्रवृत्ति को विकसित करना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति में वृद्धि करना। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण सिद्धांतों में स्वाभाविकता सिद्धांत की विशेषता क्या है? सुनकर व बोलकर भाषा का विकास करना। स्वयं संशोधन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य अपनी ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों की त्रुटियों को बालक स्वयं संशोधित करे। हिंदी भाषा में प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या है? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, प्रकृति का अनुसरण करना। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की तरफ चलो, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ पढ़ाओ, विशेष से सामान्य की तरफ। कुल मिलाकर के ये सारे ही हिंदी भाषा के प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र की मुख्य विशेषता क्या है? इसके मुख्य विशेषता ज्ञान को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर प्रत्येक इकाई का विश्लेषण करके संश्लेषण करना। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। शिक्षण विधि क्या है? पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना ही तो शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यह किसने कहा? यह विनिंग का स्टेटमेंट है। यहाँ पे विनिंग होना चाहिए था, फिनिंग लिखा है, विनिंग। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो गया। हिंदी शिक्षण की विधियों की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रयोगात्मक हो व चयन व्यक्तिगत आधार पर हो, शिक्षक को उचित अनुचित का ज्ञान कराएं, छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करें, विषय वस्तु के प्रति रुचि बटाएं, छात्रों में सक्रियता का विकास भी करें। कुल मिलाकर ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण पद्धतियों का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो निश्चित उद्देश्य, करके सीखना, प्रेरणा व रुचि का सिद्धांत, व्यवहारिक जीवन उपयोगी, नियोजन, मनोरंजन व पाठ्यक्रम चयन के सिद्धांत, ये मूलभूत सिद्धांत हैं। पुनरावृत्ति, विभाजन व व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाता है। हिंदी शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यवस्तु से संबंधित कारक हो जाएंगे। हिंदी भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है? इसकी प्रत्यक्ष विधि जिस विधि में नवीन ज्ञान उसी प्रकार सिखाया जाता है जिस विधि से बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है, वह प्रत्यक्ष विधि है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में वेस्ट की विधि या नवीन विधि के जनक कौन थे? वह थे आपके डॉक्टर माइकल वेस्ट, डॉक्टर माइकल वेस्ट। हिंदी भाषा शिक्षण की आगमन शिक्षण विधि का प्रमुख दोष क्या है? वह है परिश्रम व समय अधिक, प्राप्त नियम कम शुद्ध, निष्कर्ष न्यायिक नहीं व उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। ये सबसे प्रमुख दोष है। शिक्षण प्रविधि शिक्षक द्वारा संचालित वो क्रिया है जिससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उक्त हिंदी शिक्षण प्रविधि के लेखक कौन है? वो हैं आपके वेस्ले। कौन हो जाएंगे? वेस्ले। हिंदी शिक्षण प्रविधियों की विशेषताएं क्या हैं? विषय में रुचि उत्पन्न करना, उद्देश्यों की प्राप्ति, स्वाध्याय बढ़ाना यानी कि सेल्फ स्टडी, छात्रों में तर्क, निर्णय विश्लेषण शक्ति का विकास करना, स्वयं सामाजिकता का विकास, सक्रियता बढ़ाना व बौद्धिक तथा व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान अर्जन करना। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाता है। हिंदी भाषा के अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करने के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित हैं? इसमें छात्रों को ज्ञान से समग्र परिचय देना, मानसिक विकास करना, विषय वस्तु को रोचक व आकर्षक बनाना, विषय का व्यावहारिक ज्ञान देना, हिंदी का अन्य विषयों से संबंध स्थापित करना तथा छात्रों के श्रम, शक्ति व समय को बचाना, ये हिंदी भाषा के अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करने के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इतिहास का संबंध नाटक से है तो भूगोल का संबंध रंगमंच से है। हिंदी रंगमंच से है। हिंदी का संबंध उक्त कथन किस विद्वान ने दिया है? यह फेयर ग्रीव का स्टेटमेंट है। हिंदी भाषा शिक्षक द्वारा विज्ञान से सहसंबंध स्थापित करने के लिए किस योग्यता का होना आवश्यक है? तो शिक्षक को विज्ञान विषय वस्तु का समग्र ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी भाषा शिक्षण में अन्य विषय से सहसंबंध स्थापित करने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? सहसंबंध विषय की प्रकृति के अनुकूल हो, हिंदी शिक्षण के पहले दूसरे विषय की पूर्णता समझाकर हिंदी विषय वस्तु स्पष्ट करें, सहसंबंध छात्रों के अर्जित ज्ञान पर आधारित व मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। एक हिंदी शिक्षक के विशेष तथ्य क्या हैं? एक हिंदी शिक्षक के विशेष तथ्य हैं शिक्षक को मृदुभाषी होना चाहिए, छात्रों से व्यवहारिकता सहसंबंध बनाना चाहिए, समाज की उन्नति, मनुष्यों का निर्माण करता और छात्रों का
व्यक्तित्व विकास एवं संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षक में किस गुण का होना हिंदी शिक्षण के लिए हानिकारक है? तो वो है आपका छात्रों से दूरी बनाए रखना, कठोर अनुशासन बनाए रखना हिंदी शिक्षण के लिए हानिकारक है। हिंदी शिक्षक के शिक्षण अवधि में क्या प्रमुख कार्य है? उपयुक्त विषयों का चयन करने में मदद, पाठ्य सहगामी क्रिया के चयन में सहायक, स्वस्थ वातावरण स्थापित करके छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी देना, मूल्यांकन योग्यता का विकास, त्रुटि सुधारने की योग्यता में वृद्धि करना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में मूलभूत अंतर क्या है? तो मूलभूत अंतर, शिक्षण विधि पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण बताती है, जबकि प्रविधि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य से, और हाँ, अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और अगर नोट्स चाहिए तो ये नंबर नीचे दिया गया है। हिंदी गद्य शिक्षण का प्रसार कितने वर्षों में वर्तमान अवस्था की स्थिति में आया? तो कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। ऑप्शन सी राइट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप जरूर बता करके जाएंगे कि क्लास कैसी रही, और जब आप जिस दिन आपका ये पेपर हो जाए तो इसका जो क्वेश्चन पेपर हो उसकी PDF बना करके हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि हम उसकी आंसर की मैच करा दें। आंसर की मैच कब कराएंगे? आपके सारे एग्जाम्स हो जाएं, फिर हम आपके आंसर की मैच करवाते हैं। अभी क्लासेस बहुत करानी है, समय का जो है अभाव है। हिंदी गद्य के अंतर्गत निबंध गद्य शैली के अनुसार कितने वर्गों में देखने को मिलता है? तो यह आपका 4 वर्गों में देखने को मिलता है, क्योंकि निबंध को उसकी गद्य शैली और प्रस्तुतिकरण के आधार पर मुख्य रूप से 4 वर्गों में ही बांटा गया है, जिसमें आपका वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक आ जाता है। ये थे आज के 400 क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।